नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको दिन भर कौन सी खबरें रहीं आज लगातार सुर्खियों में। दिन भर की सारी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी रविवार से 3 देशों की यात्रा पर। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, जांच कमेटी 3 महीने में देगी रिपोर्ट। ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे हादसे के सुराग। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। बिहार में गरमाया सियासी पारा। भाजपा ने लालू प्रसाद पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। कहा, लालू प्रसाद ने दलितों पिछड़ों का किया अपमान, मांगनी चाहिए माफी। इजराइल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी चेतावनी। कहा, इजराइल की मदद करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। और दक्षिण अफ्रीका बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी की अपने नाम। फाइनल में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को दी मात। गेम चेंजर बनी मार्करम की शतकीय पारी। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साइप्रस की यात्रा करेंगे। पीएम के 3 देशों के दौरे का ये पहला चरण होगा। साइप्रस में पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा अहम मानी जा रही है। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। यूरोपीय देशों के लिए साइप्रस एक अहम देश है। भारत के संबंध साइप्रस के साथ ऐतिहासिक भी हैं, साथ ही राजनयिक भी। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष से बातचीत की डीडी न्यूज़ के संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। उन्होंने बताया कि 2 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होने वाला ये दौरा संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर आ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है? सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ के देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार साइप्रस से, निकोसिया से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और मेरे लिए बड़ी और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ की यात्रा, पहली यात्रा होगी उनकी और पहली मुलाकात होगी यहाँ के राष्ट्रपति से। जहाँ तक भारत और साइप्रस का रिश्ता है बहुत ही पुराना है, 3500 साल पुराना अगर उस पर शोध किया जाए ब्रॉन्ज एज से। और जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, कॉलोनियलिज्म की बात करें, तो सब साथ ही स्ट्रगल किए हैं। हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट में रिश्ते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैकारियोस के बीच अच्छी तालमेल थी। लेकिन अब जो मेन एजेंडा है, जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना 2022 में, हमने 60 साल वर्षगांठ बनाई अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, तो हमें अपने ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ता देने के लिए कंटेम्प्रेरी कंटेंट लाने की। वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं? हालांकि पहले से काफ़ी समझौते हुए हैं, काफ़ी क्षेत्रों में दोनों देश काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा फोकस जब से मैं हूँ तो ट्रेड, इकोनॉमिक, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी वाले पे ज़्यादा मैंने काम किया है। क्योंकि साइप्रस को अगर देखा जाए, इसकी आपकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन देखे तो ये गेटवे टू यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है। फिर इसकी रीजनल पोजीशन देखिए, यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं क्योंकि यूरोप का पार्ट है ये, फिर मिडिल ईस्ट पास में है, फिर नॉर्थ अफ्रीका पास में है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे भारतीय कंपनी हैं, भारतीय निवेशक हैं, जो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार या अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी टेक्नोलॉजी को, उस यहाँ की जो व्यवस्था है, इन्वेस्टमेंट रेजीम है, सिस्टम है, उसका यूज़ करें। और पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ इस पे हुआ है, काफ़ी कंपनियाँ आई हैं। आप लोगों ने देखा ही भी होगा ये कि ट्राइलैटरल कॉपरेशन, हमारे चैम्बर हैं भारत के, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ग्रीस के या साइप्रस के, इन्होंने तीनों मिलकर एक इंडिया ग्रीस साइप्रस इन्वेस्टमेंट एंड फोरम बनाया है, जिसका लॉन्च हुआ था पिछले साल। लेकिन उससे काफ़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और काफ़ी नए रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो साइप्रस से हमें काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है भारत को, और ये टॉप 10 देश है वो दुनिया में जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है। ट्रेड 130 से 150 के मिलियन के बीच में रहती है। छोटा देश है, 1 मिलियन से कम लोग हैं, तो ट्रेड, लेकिन कुछ पोटेंशियल हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि फार्मास्यूटिकल्स हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये है, और नए जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इस पे हम दोनों, जहाँ हर चाहे बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क है, सिनर्जी तो मिलती है। इनकी स्ट्रेंथ है, हमारी इनकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो विन विन सिचुएशन है। अगर मैं बोलूँ तो सिनर्जी अच्छी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म में। सर, इसके अलावा अगर हम साइप्रस को देखें तो साइप्रस आतंकवाद के मुद्दे पे और उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप और दूसरे जो इंटरनेशनल मंच हैं वहाँ पर भारत की मजबूत दावेदारी का समर्थन करते रहा है। तो इसको लेके दोनों देशों के संबंधों को आप किस तरह से देखते हैं? ये ट्रेडिशनली हम जो भी पॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशंस है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है हमने, चाहे वो क्योंकि हम ना ही कॉमनवेल्थ पार्टनर्स हैं बल्कि हम यूएन के मेंबर भी हैं। उसके पहले भी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स थे। तो राजनीतिक संबंध तो हमेशा से सुदृढ़ हुए हैं और स्टेटेड पोजीशन है दोनों देशों की, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मनीष जी ने बताया कि भारत और साइप्रस के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, उसके बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, साइप्रस।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति दुर्घटना के पीछे के कारणों का तो पता लगाएगी ही और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीतियों और सुरक्षा दिशा निर्देशों को बेहतर बनाने के तरीके भी सुझाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को बताया कि सरकार ने इस हादसे की गहन जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। उधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के DNA सैंपलिंग का काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक HP सांघवी ने बताया कि 36 विशेषज्ञों की टीम इस काम के लिए तैनात की गई है। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। ये परीक्षण जो हो रहा है उसमें 36 से 48 घंटे की संभावना मतलब समय लगता है और उसकी वजह से एक सैंपल में आपको ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अभी वो बैच वाइज चल रहा है। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से उनको पार्थिव देह को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के DNA सैंपल का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बात के भी दिशा निर्देश दिए हैं कि एयर इंडिया के जो बोइंग बाकी के जो विमान हैं उनकी भी जो जांच है वो पूरी की जाए। इस बीच अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सभी बोइंग 787 विमानों की तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया भारतीय विमानन नियामक DGCA ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। यह जांच बोइंग 787 बेड़े पर की जा रही है क्योंकि वो अपने अगले परिचालन के लिए मंजूरी दिए जाने से पहले भारत लौट रहे हैं। एयर इंडिया प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में 9 की जांच पूरी कर ली है और शेष 24 विमानों के लिए नियामक द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। टाटा ग्रुप के बाद अब एयर इंडिया ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हमारे निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। यह टाटा सन्स द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ सहायता के अतिरिक्त है। नीरज सिंह के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें, अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में जो लोग मारे गए उनका पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में बड़ी संख्या में हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजन भी पहुंच रहे हैं।
ऐसे में आने वाले परिजनों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ता लोगों की सहायता कर रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था की बात करें, अस्पताल की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं और अस्पताल में ट्रैफिक के संचालन की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। देखिए अहमदाबाद से संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। इस समय अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी कॉम्प्लेक्स में है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था उनके लोगों का पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है जो इस हादसे का शिकार हुए थे। और आप देखें कि यहाँ पर जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने ग्राउंड पर उतरकर जन सेवा करने का जो फैसला है वो लिया है और यहाँ बड़ी संख्या में आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। लोगों को चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, ट्रैफिक का इंतजाम हो, वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो आरएसएस के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और जहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पर मौजूद है। आप लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पानी का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी यहाँ पे सब लोगों के लिए। तो ये आप देखें कि यहाँ पीने के पानी का जो इंतजाम है, इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है उसका भी एक कैंप है और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे खाने का सामान हो, बिस्किट्स वगैरह हो, वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है आपको? हम ये जिम्मेदारी हमने अपने पर्सनल के हिसाब से लिया है। हम लोग एक मेरे अपने करके नाम का एक हमने ग्रुप बनाया है। सभी हम लोग एक ही कंपनी के एम्प्लॉइज़ है और सबने एनजीओ टाइप का ग्रुप बनाया। तो आज हमने देखा कि यहाँ पे आज जितनी भी जो विमान दुर्घटना में जो डेड बॉडी वाले जो परिजन लोग आए हैं और पुलिस वाले और मीडिया वाले हैं, तो उनको हमारी तरफ से फूड पैकेट्स, पानी की बॉटल और बिस्किट्स वगैरह हम लोग अपने हिसाब से बांट रहे हैं। तो ये आपने देखा कि तमाम जो इंतजाम है यहाँ के लोगों के लिए आरएसएस के साथ साथ दूसरे जो एनजीओ हैं, दूसरे जो संगठन हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि यहाँ आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या आप उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों के लिए? लोगों के लिए यहाँ पर पानी की और चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो भी जिनके भी लोगों के यहाँ पर मृत्यु, उनके परिवार को, लोगों को सबको दिया जा रहा है और हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर ये सेवा कर रहे हैं। आरएसएस और बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर मैदान में हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की, ख़ास तौर से उन लोगों की जो इस आपदा में जिनके परिजन शिकार हुए हैं, जिनको तमाम तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, उनके लिए ये तमाम तरह के इंतजाम 24 घंटे कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और खबर बिहार से। दरअसल लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के सामने रखने और तलवार से केक काटने के मामले में सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए लालू प्रसाद यादव पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। वीडियो में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जमीन पर और लालू प्रसाद यादव के पैरों के पास रखी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने अपने 78वें जन्मदिन पर 78 किलो का लड्डू का केक तलवार से काटा था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बाबा साहब के अपमान का मामला, लालू प्रसाद पर अपमान का आरोप। भाजपा ने कहा अहंकार में चूर हैं लालू प्रसाद। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अभी 11 जून को अपना 78वां जन्मदिन मनाया है, लेकिन उनके जन्मदिन से जुड़े वीडियो से बिहार में सियासी खलबली मच गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव को उनके एक समर्थक की ओर से उपहार के रूप में अंबेडकर की तस्वीर भेंट की जा रही है। लालू प्रसाद अपना पैर दूसरी कुर्सी पर रखे हुए हैं। शुभचिंतक लालू प्रसाद को जब तस्वीर भेंट करता है तो तस्वीर उस कुर्सी के बगल में ही रखकर फोटो क्लिक करवाता है जिस कुर्सी पर लालू प्रसाद पैर रखे हुए हैं। इस दौरान लालू तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाते या कुछ बोलते भी नहीं है। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ। लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में
शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम लालू प्रसाद और उनके परिवार पर अहंकार के कारण ऐसा करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव केक तलवार उठाकर काट सकते हैं, मगर समर्थक के दिए फूल और उपहार को हाथ नहीं लगाते हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को आप पैरों में रख करके अपमान करते हैं, यानी करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अकलियतों का आपने अपना अपमान किया, और एक तरफ अपने जन्मदिन के अवसर पे तलवार से आपने केक काट रहे हैं। क्या युवाओं में संदेश देना चाहते हैं? यही ना संदेश आपका स्पष्ट है कि हम अगर भूल चूक से आते हैं तो तलवार का ही राजनीति करना है, हथियार का ही राजनीति करना है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग लालू यादव को जानते हैं उनको पता है कि लालू ने ही अंबेडकर को सच्चे अर्थों में सम्मान दिया है। चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप उनको बैठने का जो पोज उस हिसाब से बैठे थे। अब कोई पीछे से फोटो लिया, उसको दृष्टिकोण बदल रहा है, कोई आगे से फोटो लेकर के उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा तो हाथ में है, आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने चेयर पर है। जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का कार्य किया, आज सबके सामने वह तस्वीर है कि किस तरह उसे एक कोने में उठा के तस्वीर को फेंक दिया गया है। यह केवल बाबा साहब का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद के 2 वीडियोस को लेकर एनडीए ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा लोगों को राजद के शासनकाल के जंगल राज की भी याद दिला रही है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अगर बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे इजराइल के रिहायशी इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचा और 3 लोगों की मौत भी हुई। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भी भारी नुकसान होगा। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के ये 2 नजारे आपसी हमलों की विभीषिका को बयां कर रहे हैं। कई मंजिलों की ये आलीशान इमारतें अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और टकराव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों तरफ से जानमाल की काफी हानि हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरानी समाचार एजेंसी ने शनिवार को उत्तर पश्चिमी तबरीज रिफाइनरी के पास एक इजरायली हमले की खबर दी है। इससे पहले ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गईं, जिसके बाद तेल अवीव और यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमलों में 3 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं, जबकि कई इमारतें और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने बताया कि इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए और नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि ईरान की तरफ से आने वाले ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। यह निराशा की बात है। आप नहीं जानते कि यह स्थिति हमें कहां ले जाएगी। यह एक भयानक बात है। आप वास्तव में नहीं जानते कि अगले दिन क्या होने वाला है। मैं अगले दिन, अगले सेकंड के बारे में नहीं कहूंगी, इसलिए यह अच्छा नहीं है। जब हम यहां साइट पर आए तो हमने देखा कि वहां बहुत से लोग घायल थे और खोज और बचाव के साथ हमने उन्हें खोजना शुरू किया और उन्हें अस्पताल ले गए। वहां बहुत नुकसान हुआ था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक बड़ी साइट है। उधर ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में फोर्डो परमाणु संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हुए हमले में 60 लोग मारे गए, जिनमें 20 बच्चे शामिल हैं।
ईरान के यज़्द शहर में इजराइल के साथ सहयोग करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल की मदद करते हैं तो ईरान पश्चिम एशिया में उनके ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाएगा। तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भारी नुकसान होगा। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच पोप लियो ने ईरान और इजराइल से तर्कपूर्ण तरीके से काम करने और बातचीत जारी रखने की अपील की। ईरान और इजराइल में स्थिति गंभीर रूप से खराब हो गई है और ऐसे नाजुक क्षण में मैं जिम्मेदारी और तर्क की अपील को दोहराना चाहता हूं। परमाणु खतरे से मुक्त एक सुरक्षित दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता को सम्मानजनक और ईमानदार बातचीत के माध्यम से जारी रखना चाहिए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहरों पर लगाया गया लॉकडाउन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के विभिन्न शहरों और कस्बों के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने बंद होने पर चिंता व्यक्त की। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण अगले हफ्ते प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। फ्रांस और सऊदी अरब को इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग रखा है जिसमें ईरान पर इजरायली कार्रवाई की निंदा की गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस संयुक्त बयान से संबंधित एससीओ चर्चाओं में शामिल नहीं था। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा है कि भारत ने 13 जून को ईरान इजराइल तनाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, जिसमें उसने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने और बातचीत व कूटनीति के जरिए तनाव कम करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत अपने इस बयान पर कायम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जून को ईरानी विदेश मंत्री से बात की थी और उन्होंने इस मसले पर संयम बरतने की अपील की थी। भारत की इस समग्र स्थिति को लेकर अन्य एससीओ सदस्यों को सूचित किया गया था, जिसके आधार पर भारत के प्रतिनिधि ने बीजिंग में हुए एससीओ के बयान से संबंधित चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया। एससीओ ने अपने बयान में इजरायली हमलों को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। पचमढ़ी में भाजपा के 3 दिवसीय सांसद प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अटल वाटिका में पौधारोपण किया। इस दौरान एल मुरुगन ने कहा कि उन्हें ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जनभागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा देश का एनवायरमेंटल और ग्लोबल एनवायरमेंटल का एक ध्यान देना, इसमें हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट वीक ने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे में एक मैसेज दिया। लास्ट ईयर भी हमारा प्रधानमंत्री जी ये एक बहुत बड़ा इस अभियान का आगे लेके गया। इसमें एक माँ का नाम से पेड़ लगा रहे भाजपा का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें सारा बीजेपी मध्य प्रदेश का एमपीज, एमएलएस, मिनिस्टर्स सब लोग मिलके, चीफ मिनिस्टर सब मिलके इधर एक बहुत बड़ा वन बनाया। सबका नाम माँ का नाम से इधर एक पेड़ लगाया। दिल्ली विधानसभा में शनिवार को ई-पेपर विधानसभा के लिए कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधानसभा या संसद में यदि कार्य तेजी से होगा तो स्वाभाविक रूप से विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए राशि का आवंटन हो चुका है और जल्द ही इस बाबत नतीजे हमारे सामने होंगे। लोकतंत्र में जो विधानसभा होता है या जो सांसद होता है, पार्लियामेंट, असेंबली, ये लोकतंत्र का दिल होता है। यहाँ पॉलिसी तय होता है, जन प्रतिनिधियों का सोच विचार यही रखता है, यही से आगे जाने का दिशा तय होता है। सरकार यही से दिशा लेकर के जनहित में काम करता है। अगर विधानसभा का काम तेज गति से नहीं चलेगा, पार्लियामेंट अगर कमज़ोर हो जाएगा तो लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा और लोगों के लिए काम करने का जो तरीका है
वो भी बहुत सुस्त हो जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस करने से दिल्ली में पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, जिस वजह से दिल्ली और हरी भरी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए 70 लाख पेड़ों को लगाने की योजना बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। देखिए, दिल्ली में सारे विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों, टेक्निकल असिस्टेंस मिले और सब कुछ सिस्टम को मॉडर्नाइज कर पाएँ, अपडेटेड कर पाएँ, ऐसा शुरू से हमारा प्रयास है। और आज विधानसभा परिसर को हमने ई विधान के साथ जोड़ा ताकि पेपरलेस विधानसभा हो और टनों टन पेपर जो वेस्ट होता है, जिसके कारण से पेड़ों को काटा जाता है, कम से कम दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे इस चीज़ को हम विधानसभा परिसर में बंद कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। इस बीच मानसून की भी रफ्तार फिर से तेज हो गई है। मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी से दो चार हो रहा है, तो वहीं दक्षिण के कई राज्यों पर मानसून मेहरबान है और इन इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली धूप और तपिश का दौर खत्म हो रहा है। अगले 3 दिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी। इस बीच दिल्ली में पिछले 4-5 दिन में भीषण गर्मी और लू का कहर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 से 45 डिग्री के पास था। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश भी सख्त गर्मी की मार झेल रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। राजस्थान भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के श्री गंगानगर में शुक्रवार को सबसे अधिक 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिससे आंधी, तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में मॉइस्चर है तो जिसके कारण थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। दैट्स वाई कि वी हैव गिवन हॉट एंड ह्यूमिड फॉर एनसीआर दिल्ली। उसके बाद क्या है कि एनसीआर दिल्ली में आज के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, आज भी होने का पॉसिबिलिटी है। फिर आने वाले 2-3 दिन थंडरस्टॉर्म रहने का अनुमान है और पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है, जिसके कारण ही हम जो कह रहे हैं कि हीट वेव अवेट हो जाए। मानसून की रफ्तार फिर से तेज हुई है। मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई है। इसके बाद मानसून ने तेजी से मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर और जम्मू संभाग के कुछ पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर पहलगाम हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। पहलगाम मार्केट, वेरीनाग गार्डन, कोकानाग गार्डन जैसे कई पर्यटन स्थल 17 जून से फिर से खुलेंगे। उपराज्यपाल ने बताया कि अन्य पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। उन्होंने पहलगाम में विधायकों, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर, पोनीवाला एसोसिएशन और होटलियर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। एलजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पूरी सुरक्षा जांच के बाद अन्य पर्यटन स्थलों से भी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, वंदे भारत चलने के बाद
एक नया उत्साह लोगों में है। सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं देशवासियों से, जो भी बाबा के भक्त हैं, उनसे अनुरोध करूंगा वो बड़ी संख्या में आवे। हाँ, ये जरूर मेरा आग्रह होगा कि जम्मू से चलते वक्त कन्वॉय में ही आवे, ये मैं सबसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट नक्सली मुठभेड़ पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के हमारे संकल्प की दिशा में लगातार काम कर रहा है। बालाघाट में आज मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। उनके पास से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च अभियान अभी जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अदम्य साहसी जवानों और प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी। श्रीमान नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस लगातार हमारे संकल्प के साथ के हर हालत में 2026 तक हम आतंकवादी गतिविधियों के समान नक्सलवादी गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है, इनको समाप्त करेंगे। और ख़ास करके नक्सलवादियों के खिलाफ बालाघाट एकमात्र जिला था जिसमें आज भी हमने मुठभेड़ में 4 नक्सलवादी गिरा के मारे हैं, जिसमें 3 महिला हैं, 1 पुरुष है और कई प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनसे मिले हैं, जिसमें 315 के राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, कई प्रकार के ऐसे घातक हथियार भी है जिनसे भावी संभावना बड़ी दुर्घटना की थी। मैं उम्मीद करूंगा पुलिस की सतर्कता के साथ जिस ढंग से पूरा मूवमेंट और ऑपरेशन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित विशाखा रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है। देश की पहली ईस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन भी करती है। विशाखा रिफाइनरी का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे रिफाइनरी की कच्चे तेल की प्रोसेस करने की क्षमता अब 15 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और भी मजबूती प्रदान करते विशाखा रिफाइनरी का अगला लक्ष्य 20 मिलियन टन की ओर है। देखिए विशाखापट्टनम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। विशाख रिफाइनरी, जिसे PSCL विशाख रिफाइनरी भी कहा जाता है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक प्रमुख रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसकी बढ़ती क्षमता इसे देश की ताकत बनाती है। 10 साल पहले विशाख रिफाइनरी की प्रोसेसिंग क्षमता महज 8.33 मिलियन टन थी, लेकिन आज ये रिफाइनरी अपने आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के तहत लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। रिफाइनरी की कच्चे तेल की प्रोसेस करने की क्षमता अब 15 मिलियन टन पहुंच गई है। यह एक नई क्रूड यूनिट, हाइड्रोजन प्लांट्स, सल्फर रिकवरी यूनिट्स और वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रो क्रैकर को जोड़ने के जरिए संभव हुआ। रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक ने डीडी न्यूज को बताया कि उनका लक्ष्य अगले 5 से 6 वर्षों में इसे 20 मिलियन टन पहुंचाने का है। हम लोगों ने पिछले 10 साल में इस रिफाइनरी में इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स कमीशन किए हैं। नया क्रूड यूनिट कमीशन किया है, नया हाइड्रो क्रैकर कमीशन किया है, हम लोगों ने कैप्टिव पावर प्लांट कमीशन किया है, हाइड्रोजन एंड सल्फर रिकवरी यूनिट कमीशन किया है। ये सब हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसकी तरफ हम लोगों ने मेजर काम किया है। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये सब प्रोजेक्ट लगाया है। 723 एकड़ में फैली विशाख रिफाइनरी अपनी आधुनिक सुविधाओं और उच्च क्षमताओं के लिए जानी जाती है। दरअसल ये एक फ्यूल रिफाइनरी है जो मुख्य रूप से ईंधन आधारित उत्पादों जैसे मोटर स्पिरिट और डीजल का उत्पादन करती है। हम जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आपकी पेट्रोल की ही है, पर उसमें पहले हम उससे इम्प्योरिटी निकालते हैं तो ताकि वो BS6 के लायक बन सके। को जो पेट्रोल हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल आप यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे उसके ऑक्टेन को बढ़ाते हैं। तो वो प्रोसेस जो यहाँ कर रहे हैं वो रिफॉर्मिंग कहा जाता है। वो कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे आपका फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो बहुत अच्छा होता है। विशाख रिफाइनरी में उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करना और परिचालन को बढ़ाना है।
रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि से घरेलू ईंधन की मांग को पूरा करने में भी आज खासी मदद मिल रही है। अब हम 15 मिलियन मेट्रिक टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी पे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विदेशी क्रूड पे भी निर्भरता कम हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो इस स्ट्रक्चर को न केवल HPCL का बल्कि भारत का गौरव बनाती हैं। और जब हम मेगा स्ट्रक्चर्स की, बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करें ईस्टर्न कोस्ट में, तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम भारत की प्रगति में और भारत को आगे ले जाने में, रिफाइनिंग कैपेसिटी में, ये हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भारत को, हमारे देश को ये योगदान है। इस रिफाइनरी में लगा एटमॉस कॉलम 73 मीटर ऊंचा है और इसे एक ही टुकड़े में स्थापित किया गया था। ये कॉलम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई से यह परिसर के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है। This Vishaka refinery is now 15 mm TPI with VRMP commissioning. So very complex units have come in the refinery, which we have recently commissioned, like CD4, which you are standing on the top. This is atmospheric column, which is at a 76 meters height, and from this you can see the entire refinery bird's eye view. So now we have commissioned all the units of VRMP, and RUF is very close to commissioning. बहरहाल HPCL के विशाख रिफाइनरी में लगातार हो रहे आधुनिकीकरण से न केवल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी खासी मजबूती मिल रही है। कुल मिलाकर ये रिफाइनरी भारत सरकार की एक रणनीतिक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज, विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विशाखापट्टनम में कौशल विकास संस्थान आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। आज कौशल विकास संस्थान आंध्र प्रदेश के वंचित युवाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बदल रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान विशाखापट्टनम के कौशल विकास संस्थान के युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उनके जीवन में नया बदलाव लेकर आई है। भारत के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विशाखापट्टनम के इन युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने न सिर्फ देश के युवाओं की तकदीर बदल दी है, बल्कि उन युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला भी दिया है। कुछ युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए न सिर्फ अपने हौसलों की उड़ान भरी, बल्कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझे बताइए कि जब आप यहाँ आए थे तो क्या डिसाइड किया था, क्या करना है, कैसे करना है, और आज आप जब कोर्स कर रहे हैं तो किस तरह का विज़न लेके कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ, कोई जॉब नहीं था, ओनली ITI था मेरे हाथ में। तो बाद में मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स हो एंड डोमेन ट्रेनिंग सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मुझे आज होप मिला है कि मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी लाइफ में। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हौसले को बुनकर आज अपने पैरों पर खड़े हैं। हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। We are all so thankful for this Skill Development Institute. After completion of this course, and we got placed in Tower Digitals near Visakhapatnam, Nauroji Road, with an annual income of 2.5 LPA. एक और विद्यार्थी हैं हमारे साथ, हनुजा, जो इस समय कौशल विद्यालय में अपने हुनर को बुन रही हैं। आप यहाँ क्या कोर्स कर रही हो, क्या विजन लेकर आई? The professionals here are very much friendly and they are very much helpful. Apart from this, we are also undergoing practical training through VR, and there are also various types of trainings like soft skill training, interviewing training, and personality development training, etc. Everyone comes here with a low knowledge, whereas the faculty will be helping us to get the knowledge of what we are going to achieve after learning the course. And within the course, they will also help us to learn our communication skills, and they will also help being प्रोजेक्टिंग आर पर्सनल डेवलपमेंट। जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं तो क्या विजन होता है, और जब आप उनकी सक्सेस स्टोरी को देख रहे हैं तो आज कैसे देख? मेन मकसद यही होता है कि कितना लोग आज उनका अपना पैरों पे खड़े हैं और अपना सैलरी उनको मिल रहा है, अपना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसी में हमारा सक्सेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल विकास योजनाओं को 11 साल हो गए और ये तस्वीर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, और लगभग यही तस्वीर आज पूरे देश में है, जब आज देश का युवा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि अपने हौसलों की नई उड़ान भी
भर रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महिलाएं अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए न केवल साफ और सुरक्षित रसोई का अनुभव कर रही हैं, बल्कि एक नई आज़ादी, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ जीवन की ओर भी अग्रसर हो चुकी हैं। यहाँ की महिलाएं स्वच्छ सुलभ LPG का उपयोग कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान पोर्ट ब्लेयर की महिलाओं का कहना है कि जहाँ पहले उनके रसोई घर धुएं से भरे रहते थे और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्राप्त हुआ है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 सालों में लोगों के जीवन में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। प्रधानमंत्री की हर वो योजना रिमोट एरिया तक पहुंची और ऐसे में आज उन सभी योजनाओं से लोगों के जीवन में खासा परिवर्तन देखने को मिला है। आज हम हैं अंडमान में और अंडमान के लोगों से हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब उज्ज्वला योजना नहीं थी तो आप लोग घर पे जब खाना बनाते थे तो कैसे बनाते थे, कैसे जीवन चलता था, और आज कितना बड़ा परिवर्तन? स्टोव में चलता जी। स्टोव में चलने के बाद में मोदी ने गैस दिया और गैस थोड़ा अच्छे हो गए। धुएं में आप खाना बनाते थे और आप गैस सिलेंडर मिल गया है, सरकार की वो योजना आपके घर पहुँची है। पहले तो बताइए योजना में आपको मिल क्या रहा है, कैसे देख रही है? तो सब बेनिफिट तो अच्छा है, जो अभी मिला सब में अच्छा है। अभी घर तक मिल जाता है हम लोग का सिलेंडर। और पहले तो हम लोग को इंडक्शन और चूल्हा में बनाते थे तो करंट का प्रॉब्लम और चूल्हा में धुआं का, लकड़ी का सब प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी गैस जल्दी जल्दी खाना वाना बनता है और हम लोग घर तक पहुंच जाता है सिलेंडर। तो हम लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया हम लोग को मतलब बेनिफिट्स अच्छा मिला है करके, तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सिलेंडर्स आपके पास कैसे पहुंचते हैं और कितनी सब्सिडी आपको मिलती है? सब्सिडी आके 363 रुपीज़ मिलता है, घर पर ही लेके आके पहुंचा देते हैं सर। पहले तो बोलने से चूल्हा में खाना बनाते समय बर्तन भी धोना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। अभी तो ऐसा तो नहीं है, गैस आने के बाद जल्दी से बर्तन भी धो देते, सारा काम जल्दी भी हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर में भी आपको उज्ज्वला योजना की सुविधा मिल रही है, वो भी घर बैठे? बहुत अच्छा लगा सर योजना मिलने के लिए, और प्रधानमंत्री को शुक्रिया बोलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आने के बाद पूरे देश में परिवर्तन देखा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल अगर बात करें तो अचीवमेंट के हैं, और वो सुविधा जो उन्होंने कहा था आज रिमोट एरिया में मिल रहा हो, ये कहानी अंडमान के घर घर की है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुदूरवर्ती इलाकों के 13,800 से अधिक गरीब परिवारों तक इंडियन ऑयल ने LPG सिलेंडर, मुफ्त चूल्हा और पाइपलाइन पहुंचाया है। इससे वहां की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस महत्वपूर्ण काम में स्थानीय पोर्ट ब्लेयर सहकारी समिति ने काफ़ी मदद की है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में पोर्ट ब्लेयर सहकारी समिति के अधिकारियों का कहना है कि PMUY के तहत आज यहाँ की महिलाएं धुएं वाली रसोई और स्वास्थ्य जोखिमों को पीछे छोड़कर LPG की आसानी और विश्वसनीयता को अपना रही हैं। पोर्ट ब्लेयर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी इस योजना को घर घर पहुंचाने में खासा जो है मदद करते हैं लोगों की, और हमारे साथ कोऑपरेटिव के जो हेड हैं वो सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, किस तरह से लोगों के जीवन परिवर्तन है और ये कोऑपरेटिव जो है, ये सहकारी संघ है, वो किस तरह से काम कर रहा है? ये कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड है, ये अंडमान में 1962 से ये यहाँ पे स्थापित हुआ है और तब से जो है लोगों को सर्विस दे रहा है। तो मैं तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा एक स्कीम जो गरीब लोगों के लिए लाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और हम लोग जो है यहाँ पे कम से कम 4,200 के करीब हमारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे अंडमान में अभी, और जो एक्टिवली जो है उन लोग यूज़ करते हैं इसका। 1964 से आपका ये कोऑपरेटिव चल रहा है, उससे पहले किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी, और अब इस उज्ज्वला योजना के बाद जब आप लोग भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। एक तो
मेनलैंड से करीब 1200 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे हर चीज़, हर सुविधा मिलने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और ये ट्रांसपोर्टेशन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो वो सब का अगर पहले के मुकाबले देखे जाए तो अभी तो बहुत ही बेटर है वो चीज़। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बेटर हुआ है और पहले जो है जब एलपीजी आने से पहले जो है टोटली फायरवुड में डिपेंड करना पड़ता था लोगों को, और वो चीज़ हम अपने कस्टमर लोग से भी सुना कि उनका तकलीफ़ क्या था। उनका आँखों का प्रॉब्लम होता था, उनका चेस्ट में प्रॉब्लम होता था, चेस्ट में इन्फेक्शन होता था, ये सारा प्रॉब्लम था। लेकिन आज वो सब जो है भगवान की दया से वो सब ठीक है और बहुत खुश है लोग। उज्ज्वला जो आया है स्कीम, आज हमारे पास 4200 जो है कनेक्शन है, मतलब बाकी सारे आइलैंड को मिला के। तो इससे फ़ायदा तो है ही, ये बहुत अच्छा एक स्कीम जो सरकार ने चलाया, बहुत अच्छा इससे फ़ायदा है। क्योंकि लेडीज़ जो घर में काम करती हैं, मैं भी लेडीज़ हूँ, मैं भी 84 के बाद जब यहाँ गैस आया तभी मुझे गैस मिला। मैं सोशल वर्कर हूँ, मुझे घर का काम करके जल्दी जाना पड़ता था। एक तो ये कि लकड़ी काटना बैन हो गया, लकड़ी भी नहीं मिलती, केरोसिन बैन हो गया। और उज्ज्वला से जो गरीब औरतें गांव-गांव की, वो बेचारी अपना किसी तरह से जुगाड़, गोबर का कंडा या वहाँ आसपास के जंगल से लकड़ी लेके अपना काम चलाती थी, लेकिन इस योजना से उनको बहुत आराम मिली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता साफ देखी जा सकती है। विदेशों में योग केंद्रों पर लोग योग से लाभ उठा रहे हैं। साइप्रस में योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नजदीक आते ही दुनिया भर में योग को लेकर सक्रियता बढ़ गई है, वहीं अब दुनिया के लगभग हर देश में योग से जुड़े हुए केंद्र दिखाई देने लगे हैं। साइप्रस के लिमासोल शहर में जापा आयुर्वेदा और योग केंद्र भी भारत की योग शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहा है। यहाँ साइप्रस और दुनिया भर के लोग आकर योग से लाभ ले रहे हैं। योगा जो है ना हमारा कल्चर है और इसको ना हमें प्रमोट करना चाहिए, तो इसको हमें वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो अब्रोड से हैं, मैं खुद ही अब्रोड से हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, तो मैंने देखा है कि हम जो है ना, बाहर के लोग जो है ना, वो हमारा कल्चर लेकर उसको फिर बिज़नेस बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, इसको सिर्फ बिज़नेस जैसे नहीं देखना चाहिए, इसको एक ट्रीटमेंट जैसे देखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रमोट हो रहा है और आगे जा रहा है। कि योगा भारत से आया तो उनके लिए बहुत नया है और जो उनकी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, तो उसमें उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। लाइक वो लोग मेडिटेशन करते हैं यहाँ पे, योगा क्लासेस करते हैं, उनकी जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है उसमें उनको बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग जो हैं क्लास करने आते हैं मेडिटेशन और योगा की। इस केंद्र को चलाने वाली भारतीय मूल की महिला हैं, जो साइप्रस में योग शिक्षा को काफी बढ़ावा दे रही हैं। जापा आयुर्वेदा एक संस्था है जो कि योगा और आयुर्वेदा से हम उसको रन करते हैं साइप्रस में। हम खुश हैं कि हम हिंदुस्तान की एक जो इतनी हेरिटेज चीज़ें हैं, आयुर्वेदा की स्टडी और योगा की स्टडी, उसको हम यूरोप में लाके, साइप्रस में लाके उसकी नॉलेज और पूरे यूरोप में बहुत इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी साइप्रस आइलैंड्स ऑफ साइप्रस में आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज के डेट में जब योगा का नाम होता है तो मोदी जी का नाम होता ही है। एंड जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी दुनिया में योगा को प्रमोट किया है, हमें बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ावा दिया है, उसका सीधा असर अब साइप्रस में भी दिख रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया भर में योग को प्रसिद्धि दिलाने का एक उदाहरण है कि यहाँ साइप्रस में ये एक योगा सेंटर है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं और योग से स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, साइप्रस। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फॉल्कन 9 LOX लीक को स्पेसएक्स ने हल कर लिया है। इसके अलावा एक्सियोम 4 टीम नासा के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ज्वेज़दा मॉड्यूल में आई गड़बड़ी पर काम कर रही है। इसरो ने यह भी बताया है कि वे एक्सियोम 4 के लिए जल्द से जल्द संभावित लॉन्च तिथि पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले मिशन को 19 जून 2025 को लॉन्च किए जाने की बात सामने आई थी।
और वहीं अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे के बाद मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। अस्पताल में बड़ी संख्या में हादसे में हताहत हुए लोगों के जो परिजन हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 4 और मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो गया है। इस तरह अब तक कुल 15 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। गौरतलब है कि प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक अलग टीम यहाँ नियुक्त की गई है। इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक प्रोफेशनल काउंसलर शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेले गए खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने में सफलता पाई। अफ्रीकी टीम ने चौथे दिन के पहले ही सत्र में मुकाबले को अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से चौथी पारी में जीत के लिए मिले 282 रन के लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने एडन मार्क्रम के शानदार शतक और कप्तान टेम्बा बावुआ की अर्धशतकीय पारी की मदद से 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एडन मार्क्रम ने 136 रन की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत की इबारत लिखी। वहीं बावुमा ने 66 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी खिताब जीतने में सफलता पाई। इससे पहले उन्होंने 1998 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।